राहें पथरीली भी होंगी, आसान कोई रास्ता ना होगा, खुद ही खुद का साथी बन तू, सहारों से कोई वास्ता ना होगा। और फिर बता इस जहां को, इस धरती उस आसमां को, ये जहां तेरा है, ये जमी वो आसमां तेरा है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सफलता पानी है तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। कोई साथी नहीं है, कोई सहारा नहीं है, सिर्फ आपको निरंतर अकेले प्रयास करना है। आपको खुद का साथी बनना है और खुद को अंत तक लेके जाना है, मंजिल तक लेके जाना है। बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरुआत करेंगे 2 सितंबर 2025 के सेशन की। शानदार सेशन रहने वाला है, तो एंड तक आप लोग बने रहेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। एक दिन की बात करेंगे। ठीक है, कौन सा दिन मनाया जाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त इन इंडिया। यानी कि भारत में 1 अगस्त को हर साल हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, आपको यह बताना है। ठीक है बच्चे, नेशनल स्पोर्ट्स डे, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, नेशनल यूथ डे एंड आर्मी डे। ठीक है बच्चे, चलिए तो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चे, ठीक है, नेशनल, जस्ट अ मिनट, पेन का थोड़ा कलर ले लूं दूसरा। ठीक है, सफेद दिख नहीं रहा है। ठीक है, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। ठीक है बच्चे, 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों करते हैं, ध्यान से कहानी सुनिएगा। ठीक है, देखिए मुस्लिमों में एक प्रथा हुआ करती थी, मुस्लिमों में एक प्रथा हुआ करती थी, ट्रिपल तलाक की प्रथा। ट्रिपल तलाक की प्रथा एक हुआ करती थी। यानी कि भाई साहब, यहां पे पति ने कह दिया कि नहीं 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 नहीं, ठीक है, तलाक तलाक तलाक, तो आपको तलाक 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 मानना पड़ेगा। यानी कि फीमेल को तलाक हो जाएगा अगर उसने सिर्फ इतना कह दिया तो। देखिए कितनी बड़ी बात है ना, कि भैया किसी पुरुष ने, ठीक है, बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो भैया तलाक हो गया। बहुत गलत बात है। ठीक है, यह महिलाओं के साथ अन्याय है, महिलाओं के साथ नहीं, मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय है। ठीक है बच्चे, इसको क्या बोलते थे, तलाक तिब्बत। ठीक है, तलाक बिद्दत, क्या बोलते थे इसको हम लोग, तलाक ए बिद्दत के नाम से जानते थे। यानी कि जो तलाक बिद्दत मुस्लिम कम्युनिटी में हुआ करता था। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्होंने कंप्लेंट डाली कि भाई इसको बदलना पड़ेगा, बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, कौन सा, आर्टिकल 14 को वायलेट करता है और आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। अब देखते हैं आर्टिकल 14 और 21 क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी। क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। इसका क्या मतलब होता है बच्चे? ठीक है, समानता का अधिकार। यानी कि सभी नागरिक को भारत में समानता का अधिकार है, हर कोई यहां पे बराबर है। लेकिन यहां पे तो देखिए एक पुरुष डिसाइड कर रहा है तलाक तलाक तलाक, चलो भैया अपने घर जाओ, अपने मायके जाओ। क्यों जाओ भाई? इक्वालिटी होनी चाहिए, वो शादी करके आपके घर पे आई है, बराबरी का दर्जा उसको मिलना चाहिए। तो ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। दूसरा आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लिव विद डिग्निटी। ठीक है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, यानी कि अपनी डिग्निटी के साथ, अपनी पहचान के साथ, अपनी मान मर्यादाओं के साथ जीवित रहना आर्टिकल 21 कहलाता है। तो भैया यहां पे क्या डिग्निटी, कौन सी डिग्निटी? ठीक है, आपने कोई औकात ही नहीं छोड़ी है। इस प्रथा के तहत कितनी मतलब वाहियात प्रथा है ये। ठीक है, कि भैया तलाक देने का इतना आसान प्रोसेस है भाई साहब, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी में। तो ये बहुत गलत हुआ करता था। तो बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने भी कंप्लेन की, हमारे हिंदू भाई बहनों ने भी कंप्लेन की। तो आगे चल के इस पे 2017 में 5 जजों की एक बेंच बैठी। ठीक है, अब 5 जजों की एक बेंच बैठी, जिनको डिसाइड करना था कि भैया इसको हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए। तो 5 जजों की जो बेंच थी ना बच्चे, किसके अंडर में थी उस टाइम? 5 जजेस की जो बेंच थी, 5 जजेस की जो बेंच थी, ठीक है, उसमें चीफ जस्टिस कौन थे? जे.एस. शेखर साहब। कौन थे? जे.एस. शेखर थे। ठीक है, जे.एस. शेखर साहब थे। वो कौन थे? सीजेआई ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे। इनके अंडर में 5 लोगों की, 5 जजेस की बेंच बैठी और उन्होंने ये बताया, ठीक है, 2017 में, कब? 2017 में, कि भाई साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो ट्रिपल तलाक वाला बात है या तलाक बिद्दत जो है, कौन सा है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है? हमारे संविधान के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल हमारे 14 और 21 को वायलेट करता है। ठीक है बच्चे, अब इसको हटाना जरूरी था, तो आगे बिल पेश किए गए, ट्रिपल तलाक बिल पेश किया गया, हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुआ और फाइनली 1 अगस्त 2019 को, फाइनली 1 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया गया। ठीक है, 19 को इसको हटा दिया गया था, याद रखेगा। ठीक है बच्चे, तो ये हम 1 अगस्त को इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन
यहाँ पे वुमेन जो मुस्लिम वुमेन्स है उनका आजादी है एक तरीके से, इसलिए हम क्या मनाते हैं, मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। उनका अधिकार उनको मिल गया है, उनको आर्टिकल 14 में जो अधिकार दिया गया था राइट टू इक्वालिटी वो मिल गया है, रिस्टोर हो गया है। आर्टिकल 21 में जो मिला था राइट टू डिग्निटी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, वो उनको रिस्टोर कर दिया गया है, उनको दे दिया गया है। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं एक और चीज कि यहां पे एक एक्ट पास किया गया था 2019 में, जो एक्ट पास किया गया था वो एक्ट क्या रहेगा, वो एक्ट रहेगा मुस्लिम वुमेन्स के लिए राइट टू, उनके जो राइट टू मैरिज, राइट टू प्रोटेक्शन अंडर मैरिज एक एक्ट है वो पास किया गया था 2019 में, ताकि शादी के बाद इनको प्रोटेक्शन मिलती रहे। ठीक है बच्चे, इनकी डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, मुस्लिम वुमेन राइट्स डे मनाते हैं हम लोग, आपको बता चुके हैं। ठीक है, 2019 में पास हुआ था, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है बच्चे, कौन सा एक्ट पास किया गया था, मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये सारी चीजें पीडीएफ में मैं पहले से ही लेकर आया हूं। ठीक है बच्चे, अब देखिए ट्रिपल तलाक को क्या कहा जाता है, तलाक बिद्दत, उसके बाद पार्लियामेंट में इसको पास किया गया था और इसको पास करवा दिया गया था। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नुआखाई इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। भारत का एक राज्य है जहां पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है नुआखाई, और कब मनाया गया था, इस साल वाला 28 तारीख को मनाया गया था, 28 अगस्त को मनाया गया था एक फेस्टिवल। ठीक है, फेस्टिवल का नाम क्या था, नुआखाई। ठीक है, क्या नाम था, नुआ और खाई फेस्टिवल का नाम था, याद रखेगा। कब मनाया गया था, 28 अगस्त। ये नुआखाई एक ही है, आप कंफ्यूज मत होना यार, ये लो। ठीक है, ये नुआखाई एक साथ लिख लेता हूं। ठीक है, मैंने अलग अलग लिखा था क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, नुआखाई, ठीक है, याद रखना। तो 28 अगस्त को एक फेस्टिवल मनाया गया, कहां पे मनाया गया भाई, ठीक है, उड़ीसा में मनाया गया। अब नुआखाई है क्या, एक फेस्टिवल है जो कि गणेश चतुर्थी के अगले दिन आता है, तो इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि जब गणेश चतुर्थी कौन सी उसी तारीख को आती है, हर महीने हर साल अलग अलग तारीख होती है ना, तो वो इस तरीके से, तो नुआखाई का भी अलग अलग तारीख होती है। लेकिन अभी जो 28 अगस्त को मनाया गया, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बना है नुआ, ठीक है, और एक बना है खाई। ठीक है, नुआ का मतलब क्या होता है, न्यू, और खाई का मतलब क्या होता है, फूड। ठीक है, यानी कि जब फसल कटती है, हार्वेस्टिंग सीजन आता है, तो वो फसल की जो पहली फसल होती है ना उस सीजन का, उसकी पूजा की जाती है। क्लियर पॉइंट, नया खाना यानी कि न्यू फूड यानी कि हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टेड फूड। ठीक है, हार्वेस्टेड फूड यानी कि उस सीजन का जो हार्वेस्ट किया गया फसल, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यानी कि एक कृषि महोत्सव है, या फिर यहाँ पे मान लो कि यहाँ कृषि महोत्सव कह लो इसको, या फिर कृषि महोत्सव या उत्सव कह लो यहाँ पे। ठीक है, या फिर एग्री यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल कह लो इनको। ठीक है, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल कह लो इनको। ठीक है बच्चे, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल कह लो, कृषि महोत्सव हिंदी में इसको कह सकते हैं। और ये कब किया जाता है, जब फसल कटती है तब किया जाता है। तो उड़ीसा में फसल कट रही है, और कौन सी फसल की पूजा की जाती है यहाँ पे, तो राइस की पूजा की जाती है, यानी कि चावल यानी कि धान की पूजा की जाती है। ठीक है बच्चे, अब इसी धान से खीर बनाई जाती है प्रसाद के रूप में। क्या बनाया जाता है, खीर बनाई जाती है प्रसाद के रूप में। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे 9 तरीके के सेरेमनीज होती हैं, रिचुअल्स होती हैं, जिनको हम लोग 9 रंग कहते हैं। 9 रिचुअल्स है। ठीक है, क्या 9 रिचुअल्स है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, नव रंग कहते हैं। ठीक है, नव रंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि 9 रिचुअल्स यानी कि 9 रंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक और प्रथा है, इसमें जब गेस्ट लोग आते हैं तो उनको जूहर किया जाता है। ठीक है, नमस्ते अंकल जी, तो जूहर कहा जाता है इसको। ठीक है, तो वेलकम करने का एक तरीका है इसमें, वेलकम करने का एक तरीका है इसमें, जिसको क्या कहा जाता है, जूहर या फिर जुहार कहा जाता है। ठीक है बच्चे, कहां मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। आप लोग इस बात का ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चे, नाउ ये सारी की सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है बच्चे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन आईटी कंपनी लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड एआई एंड सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट इन 2025। अभी देखिए यहाँ पे कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया है, अपने लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग डिपार्टमेंट ही स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कंपनी है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, तो उसी कंपनी में फाइनेंस भी होता था, उसी कंपनी में आईटी भी होता था, उसी कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता था, उसी कंपनी में एचआर भी होता था, उसी कंपनी में मजदूर भी हो रहे हैं। तो इसने क्या किया है कि यार देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देखो हेल्थ में भी आ रहा है, हेल्थ सेक्टर में भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनेंस सेक्टर में भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद डिफेंस सेक्टर में भी आपको मत मिल रही है इन सब चीजों से। ठीक है, आपके पास फॉरेन पॉलिसी बनाना हो रहा है। ठीक है, उसमें भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम
आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में काम आ रहा है, तो क्यों ना इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना लिया जाए। ये भारत में पहली बार हुआ है, इसलिए आपको ये सवाल जरूरी है, ठीक है बच्चे। तो कंपनी का नाम क्या है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, ठीक है। क्या है ये? मतलब टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है, कंसल्टेंसी कंपनी, ठीक है। अब ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी ना आउटसोर्सिंग प्रोवाइड करती है, मतलब कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किस तरीके की सर्विसेज? जैसे आपको, जैसे मान लो अभी हमारा एसएससी का एग्जाम होता है ना, तो एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है? गवर्नमेंट ने क्या बोला, एसएससी डिपार्टमेंट ने क्या बोला, एक ऐसी कंपनी को हायर कर लो जो कि हमारे लिए एग्जाम कंडक्ट करवाए, ठीक है। तो एसएससी क्या करती है? टीसीएस क्या करती है? एसएससी के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। एसएससी अलग है, ठीक है, टीसीएस अलग है, लेकिन टीसीएस एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जिसके लिए गवर्नमेंट टीसीएस को पैसा देता है। तो इस तरीके की बहुत सारी सर्विसेज, ठीक है, टीसीएस हॉस्पिटलों में भी देता है, बैंकों में भी देता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से बिजनेसमैन को भी देता है। तो टीसीएस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहां पे ये हेल्थ को भी सर्विसेज दे रहा है, फाइनेंस को भी दे रहा है, डिफेंस को भी दे रहा है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उनको भी दे रहा है, इकोनॉमी को भी दे रहा है। तो यहां पे इसने क्या किया? टीसीएस ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट, उसको डेडिकेटेड डिपार्टमेंट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट उसने स्टार्ट करवा दिया है, ठीक है। किसका? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे याद रखना। तो टीसीएस की मैं बात करूंगा, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। ये भारत की ऐसी पहली कंपनी है, ठीक है। अब देखते हैं, भारत की पहली कंपनी है तो सर दुनिया की भी तो पहली कंपनी होनी चाहिए। नहीं नहीं, दुनिया की दूसरी कंपनी है, दुनिया की दूसरी कंपनी है, यानी कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया की जो पहली कंपनी है जिसने ये सर्विस डाली है, एक्सेंचर नाम है उसका, ठीक है, एक्सेंचर नाम है उसका, याद रखना। एक्सेंचर कंपनी है, ठीक है, कहां की है? तो आयरलैंड की है, ये आप याद रखना, ठीक है, आयरलैंड की है, याद रखना। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। तो आयरलैंड की एक्सेंचर दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने सेपरेट यानी कि डेडिकेटेड एआई सर्विस स्टार्ट किया है, और भारत की टीसीएस है, ठीक है बच्चे। टीसीएस की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। टीसीएस कंपनी क्या है? टीसीएस जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, 1968 में इसको स्टार्ट किया गया था। एफसी कोहली साहब ने स्टार्ट करवाया था, याद रखना। क्या नाम है? एफसी कोहली, एफसी कोहली साहब, यानी कि फकीर चंद कोहली साहब। इन्हें फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन, ठीक है, इंडियन आईटी इंडस्ट्री कहा जाता है, इंडियन आईटी इंडस्ट्री कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सर्विस स्टार्ट किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारा मैं आपको बता चुका हूं बच्चे, एक नाम बस याद रख लेना कि ये आपका अमित कुमार जो है ना, यही इस सर्विस एआई के जो डिपार्टमेंट है उसको हेड कौन करेगा टीसीएस की तरफ से? तो अमित कुमार, बस आप ये बात याद रख लेना, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025, यानी कि एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक रोजगार का स्कीम लॉन्च किया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ठीक है बच्चे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो तस्वीर दिख गई होगी, आप लोगों ने देख लिया होगा। नीतीश कुमार साहब हैं, ठीक है। ये बिहार के सीएम कौन है? बिहार के सीएम, ठीक है, बिहार सीएम कौन है जनाब? ये नीतीश कुमार साहब, ठीक है, नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार हैं, याद रखेगा। तो नीतीश कुमार ने अभी अनाउंस किया है बिहार के गवर्नमेंट के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए एक योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। कौन सा? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025, ठीक है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? ध्यान सुनिएगा, ठीक है। एक परिवार से एक महिला को, यानी ऐसा नहीं कि एक परिवार में 10 औरतें हैं तो 10 के 10 को पैसे मिलेंगे, नहीं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। एक परिवार से, ठीक है, एक फैमिली से, ठीक है, एक फैमिली से एक फीमेल को क्या मिलेगा? याद रखेगा, ग्रांट मिलेगा, ऐड मिलेगी, क्या मिलेगा? ऐड मिलेगी, ऐड का मतलब हेल्प मिलेगा। कितना मिलेगा? 10,000 रुपए का मिलेगा, ठीक है बच्चे। कि आप अपना रोजगार शुरू कर लो, आप अपना कोई काम धंधा शुरू कर लो। फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी या मेरी बहन या कोई भी ऐसा औरत है जो कि सिलाई कढ़ाई जानती है, वो सिलाई कढ़ाई करके अपना गुजारा करना चाहती है, तो उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत, ठीक है बच्चे। अब सर क्या ये वापस करना होगा? क्या ये लोन के तौर पे होगा? तो नहीं बच्चे, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड लोन, मैं लोन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ग्रांट का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एड का इस्तेमाल कर रहा हूं, हेल्प की बात कर रहा हूं। तो 10,000 रुपए उसको दिए जाएंगे जो उसको वापस नहीं करने, ठीक है। तो सर ये एक ही बार मिलेंगे क्या? नहीं सर, आगे भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब आगे कैसे मिलेंगे देखिए,
देखिए कि 6 महीने तक अब आपको 10,000 रुपए देने के बाद 6 महीने आपको देखा जाएगा। क्या 6 महीने आपको देखा जाएगा, 6 महीने आप काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर 6 महीने आपने बढ़िया काम किया है, कोई फ्रॉड नहीं है, तरक्की कर रहे हैं, इसका मतलब आप और ज्यादा लोन लोगे तो और ज्यादा तरक्की करोगे, लोन नहीं और ज्यादा आपको मदद दी जाए तो और तरक्की करोगे। तो यहां पे 2 लाख तक का, ठीक है, फिर से आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर पॉइंट बच्चे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 में मिनिमम अमाउंट कितना है, तो 10,000 है, मैक्सिमम अमाउंट कितना है, तो 2 लाख है। क्लियर पॉइंट। इट इज नॉट अ लोन, ये भी पूछा जा सकता है कि लोन है कि ग्रांट है, तो ये ग्रांट है, एड है, लोन नहीं है, यानी कि आपको वापस नहीं करना है, ये पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। हो क्या रहा है ना बच्चों की, देखिए बिहार में फिलहाल अभी इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है ना, अभी आने वाला इलेक्शन अक्टूबर के आसपास इलेक्शन आ जाएगा, तो जब बिहार में इलेक्शन है ना, तो उसमें सरकार डेफिनेटली यार अपना खेलेगी ना, गेम तो खेलेगी कि भैया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो वही नीतीश कुमार जी ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। एक दो और योजना मैं आपको नीतीश कुमार की बता देता हूं, जिसमें एक दूसरा योजना क्या है, इसमें पहला तो आप लोगों ने ये देख लिया कि रिजर्वेशन, ठीक है, ये रिजर्वेशन 35% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, 35% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं टू फीमेल, ठीक है, टू फीमेल औरतों को 35% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। कहां की औरतें, ठीक है, ऑफ बिहार, यानी बिहार की ही होनी चाहिए, बिहार की डोमिसाइल। तीसरा इन्होंने क्या शुरू किया है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। कौन सा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, क्या, कन्या विवाह मंडप योजना, क्या, मंडप योजना, कन्या विवाह मंडप योजना, ठीक है बच्चे, ये इन्होंने किया है, याद रखेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, इसमें क्या कहा गया है कि एक पंचायत में, क्या है ये, एक पंचायत, ठीक है, एक पंचायत में, याद रखना, एक पंचायत में एक मैरिज हॉल होगा, एक पंचायत में क्या होगा, एक मैरिज हॉल होगा, याद रखेगा। क्लियर पॉइंट यहां पे। अब देखते हैं यहां पे एक मैरिज हॉल होगा एक पंचायत के अंदर में, ये पॉइंट आप याद रख लेना, ठीक है बच्चे। अब वो मैरिज हॉल ना लड़कियों को बिहार की फ्री में दे दिया जाएगा या बहुत ही मिनिमम कॉस्ट चार्ज किया जाएगा। तो जो गरीब महिलाएं हैं उनका जो गरीब महिलाएं हैं वो इजीली शादी ब्याह कर सकती हैं, यानी उनके परिवार को, उनके फैमिली को, उनके माता पिता को इतनी दिक्कत नहीं आएंगी। तो बिहार सरकार ने इस तरीके के जो हथकंडे हैं अपनाने शुरू कर दिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन जो कि आने वाला है बिहार के अंदर में, ठीक है बच्चे। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, देखिए पीडीएफ में आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, बाकी मैं आपको सारा वैसे ही बताऊंगा, ठीक है बच्चे, लिख लिख के। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 79 केजी कैटेगरी, यहां पे 79 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है, लेकिन गोल्ड मेडल कहां की बात हो रही है, ठीक है, कॉमनवेल्थ, कहां पे, याद रखना, कॉमनवेल्थ की बात हो रही है, ठीक है, कॉमनवेल्थ, ठीक है, जो वेट लिफ्टिंग का, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग, याद रखना, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग कब से कब तक हो रहा था, तो ये आपका 24 से लेकर के 30 अगस्त तक हुआ था। कहां पे हुआ था, तो अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है, अहमदाबाद में हुआ था, याद रखना। तो कॉमनवेल्थ का वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है अहमदाबाद में कंडक्ट किया गया था 24 से लेकर के 30 अगस्त के बीच में। इसमें गोल्ड मेडल 79 केजी की कैटेगरी में किसको मिला है। अब 79 केजी का कैटेगरी क्या है बच्चों, ठीक है, 79 केजी ये है, होता क्या है, हम ये कैटेगरी की बात क्या कर रहे हैं, तो याद रखना ये 79 केजी की कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो जो 79 केजी कैटेगरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये होता क्या है 79 केजी की कैटेगरी। देखिए अगर वेट लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, अगर मुझे आप बोलोगे वजन उठाने के लिए तो मैं कितना उठा पाऊंगा, 25 किलो, 30 किलो, यार 50 किलो उठा लूंगा, इससे ज्यादा नहीं उठा सकता भाई साहब, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और मेरा कंपटीशन कर दिया गया एक ऐसे इंसान के साथ, ठीक है, जो कि सूमो पहलवान जैसा है, कम से कम 150 किलो उसका वजन है, वो तो भैया एक हाथ से ऐसे करके ऐसे उठा लेगा, ठीक है, और हम हाफते रह जाएंगे, नहीं। तो ये कंपटीशन वेट लिफ्टिंग का ना सेम बॉडी वेट वाली कैटेगरी में होता है, यानी कि जिस बॉडी वेट का कैटेगरी में मैं हूं मेरे वजन वाले ही मुझसे कंपटीशन करेंगे, तो कंपटीशन फेयर हुआ ना यहां पे। तो 79 केजी वाला जो पूछा जा रहा है इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है भाई साहब, तो अजय बाबू वल्लूरी ने जीता है। कौन, अजय बाबू वल्लूरी ने जीता है। अब अजय बाबू वल्लूरी है ना, उन्होंने किस तरीके से जीता है, ठीक है, टोटल वेट इन्होंने कितना उठाया है, टोटल वेट इन्होंने कितना उठाया है, याद रखिएगा ये पूछा जाता है। टोटल वेट इन्होंने 335 केजी उठाया है। सर 335 केजी, क्या बात कर रहे हो,
मर नहीं जाएगा बंदा दब के 335 किलो में? नहीं मरेगा। ठीक है, एक मिनट ध्यान सुनना। ठीक है, 335 किलो एक साथ नहीं होता है, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, याद रखना। एक कैटेगरी होती है स्नैच, एक कैटेगरी होती है स्नैच, ठीक है, और एक कैटेगरी होती है क्लीन एंड जर्क। क्लीन एंड जर्क एक कैटेगरी होती है। दो तरीके का कंपटीशन होता है ये, याद रखना। एक होता है स्नैच और एक होता है क्लीन एंड जर्क। स्नैच का मतलब क्या होता है, बंदे ने यूं किया और यूं एक ही झटके में उठा लिया, ठीक है। और क्लीन एंड जर्क का मतलब क्या होता है, यूं किया, उठाया, फिर ऐसे किया, फिर यहां थोड़ी देर होल्ड किया सेकंड में, फिर ऐसे करके ऐसे किया, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। इसको बोलते हैं क्लीन एंड जर्क। तो वेट लिफ्टिंग में आप जब बात करोगे ना, तो दो तरीके की कैटेगरी रखी जाती है, एक स्नैच रखी जाती है और एक क्लीन एंड जर्क रखा जाता है। तो यहां पे अजय बाबू वल्लूरी ने 192 केजी उठाया है, याद रखना, स्नैच में, और 183 केजी यहां पे उठाया है इन्होंने क्लीन एंड जर्क में। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। तो ये अजय बाबू वल्लूरी को गोल्ड मेडल मिला हुआ है, जो कि 24 से लेकर 30 तारीख तक चला था कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो अहमदाबाद में हो रहा था। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, ठीक है बच्चे। अब इसमें एक और नाम आपको मिलेगा मीराबाई चानू का। मीराबाई चानू, जो कि आपको पता है 2020 में टोक्यो में सिल्वर मेडल लेके आई थी, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे उनको भी गोल्ड मेडल मिला है भाई साहब, उनकी भी तरक्की हुई है, याद रखेगा। उनकी तरक्की कितने केजी में हुई है, तो उनकी तरक्की हुई है 48 केजी वाले में की कैटेगरी में। क्लियर पॉइंट बच्चे। तो मीराबाई चानू का भी आप लोग यहां पे नाम याद रखेंगे, ठीक है। मीराबाई चानू का आप लोग यहां पे नाम याद रखने वाले हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको पता है, यहां पे दे दिया मैंने, अजय बाबू वल्लूरी का, ठीक है। सारी की सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं, 335 किलो वाला, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया था, याद रखना, मलेशिया का एक प्लेयर है, ठीक है, मोहम्मद एरी। सिर्फ 2 किलो ही वजन उसने इनसे कम उठाया था, जिसकी वजह से उनको जीत हासिल हो चुकी है, ठीक है बच्चे। चलिए अब आगे देखिए, सारा मैं बता चुका हूं, मीराबाई चानू वाला 48 कैटेगरी में मीराबाई चानू जीती हैं, गोल्ड मेडल लेके आए हैं, ये सारी की सारी चीजें। 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक में इनको सिल्वर मेडल मिला था, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है बच्चे। चलिए पीडीएफ ओनली फॉर यू, ये आपको पता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है, विच एप्लीकेशन विल इंटीग्रेट मैप माई इंडिया बेस्ड मैप्स फॉर डिजिपिन। याद रखना, सवाल को समझना जरूरी है, ठीक है बच्चे। देखो क्या कह रहा है कि एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, इंडियन पोस्ट के द्वारा, यानी कि इंडियन पोस्ट का मतलब क्या होता है, तो पोस्ट ऑफिस होता है ना, उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा, ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। वो किसके साथ जुड़ के काम करेगा, मैप माई इंडिया के साथ जुड़ के काम करेगा, ठीक है, याद रखना। और किस चीज से लिए करेगा, तो डीजी पिन के लिए करेगा, याद रखना। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है बच्चे, नो योर डीजी पिन, नो योर डीजी पिन, ठीक है। अपने डीजी पिन को जानो, जैसे होता है ना नो योर कस्टमर, ठीक है, वैसे ही नो योर डीजी पिन, ठीक है। अबे डीजी पिन क्या है सर, जरा डिटेल में बताएंगे तो हम समझ पाएंगे, और क्वेश्चन को बिल्कुल धड़ाधड़ टिक करके आने वाले हम लोग एग्जाम में। एंड जय सर, कसम से आपका नाम रोशन करके दिखाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन लेंगे, आपको फोन करेंगे, बोलेंगे सर गॉट सिलेक्टेड, ठीक है बच्चे, मिठाई लेके आना जरूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो डीजी पिन होता क्या है, डीजी पिन होता क्या है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। तो डीजी पिन का मतलब क्या होता है, डिजिटल एड्रेस। जैसे आपका मोबाइल फोन होता है ना, वैसे आपको डीजी पिन मिलेगा। जैसे आपको मोबाइल फोन होता है ना, वैसे आपको डीजी पिन मिलेगा, जैसे कि 8708264483, ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या मिलेगा, एक डिजिटल पिन मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे आपके घर पे जाना है तो मैं कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करूं, ठीक है, नो योर कस्टमर, नो योर डीजी पिन एप्लीकेशन डाउनलोड करूं। उसमें वही 10 नंबर, आपका वाला 10 नंबर, जैसे हम लोग आपको फोन करना है तो कॉल करते हैं ना, इसी तरीके से आपके घर तक पहुंचना है तो मैं डीजी पिन डाल दूं 10 डिजिट का, आपका प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर मैप सब कुछ आ जाएगा, और मैं फॉलो करता हूं, आपके घर तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है, गिफ्ट लेके, या फिर आप मुझ तक पहुंच जाओगे सिलेक्शन के बाद मिठाई लेके, ठीक है बच्चे। चलिए तो यहां पे क्या है, ये डीजी पिन है, तो एक डीजी पिन दिया जाएगा लोगों को। तो इसी डीजी पिन को और करेक्ट करने के लिए यहां पे इंडियन पोस्ट ने मैप माई इंडिया के साथ क्या किया है, एक समझौता किया है। अब मैप माई इंडिया का मतलब क्या है, ये भारत का पहला प्राइवेट मैपिंग कंपनी है, ठीक है। मैप माई इंडिया क्या है, ठीक है, याद रखना, मैप माई इंडिया क्या है, ठीक है, इंडिया भारत की, ठीक है, भारत की पहली मैपिंग कंपनी है, प्राइवेट मैपिंग कंपनी है। कौन सी,
प्राइवेट मैपिंग कंपनी है। अब मैपिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, जो मैप दिखाती है, ठीक है, मैप दिखाती है। गूगल मैप होता है ना, गूगल मैप भी तो प्राइवेट कंपनी ही है ना, ठीक है, मैपिंग कंपनी ही है। तो ये भारत की है और कब बनाई गई थी, 1995 में बनाई गई थी। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस ने कहा कि भैया हम मैप भी तो चाहिए ना, अगर चिट्ठी लेके जाना है पोस्टमैन को तो डीजी पिन डालेगा तो पता चल जाएगा कि अरे जय सर का घर तो यहाँ पे नावडी गांव में है, बिहार में है। अच्छा मैप कैसे फॉलो करूं, तो मैप फॉलो करेगा किसमें, इसमें, इस डीजी पिन जो आपका डालेगा 10, और ये कहां पे, मैप माई इंडिया एप्लीकेशन में डालेगा, और मैप माई इंडिया एप्लीकेशन मुझे मैप फॉलो करवाता हुआ लेके कहां पे चला जाएगा, मेरे घर पे चला जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो मैप माई इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो भारत की पहली प्राइवेट मैपिंग कंपनी है और 1995 में इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस ने मैप माई इंडिया को कहा है कि चलो हम दोनों कोलैबोरेट कर लेते हैं और एक एप्लीकेशन बनाते हैं, नो योर डीजी पिन। तो आप लोगों को आगे चल के क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें जिसके यहाँ पे पहुंचना है उसका पिन डाल दोगे, ठीक है, वो आपका उसका एड्रेस इजीली दे देगा और ये मैप माई इंडिया के मैप को फॉलो करते हुए आप उस तक पहुंच जाओगे। और किसने लॉन्च किया है ये, तो याद रखना ये लॉन्च किया है हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिस ने। अब जब इंडियन पोस्ट ऑफिस ने लॉन्च किया है तो डेफिनेटली चिट्ठी पहुंचाने के लिए किया है, गिफ्ट पहुंचाने के लिए किया है, राखी पहुंचाने के लिए किया है, पार्सल पहुंचाने के लिए किया है। तो इस तरीके से ये काम करने वाली है, ठीक है बच्चे यहाँ पे। चलिए अच्छा एक और सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं यहाँ पे कि इंडियन पोस्ट ऑफिस कब बनाया गया था, ठीक है, आप लोगों को बताना है इंडियन पोस्ट ऑफिस कब बनाया गया था, भारत का पहला डाकघर कब बना था, ठीक है। तो याद रखना 1974 में बना था और कहां पे बना था, कोलकाता में बना था, ठीक है, कोलकाता में बना था। आज का कोलकाता एट दैट टाइम इट वाज कैलकाटा, वो उस टाइम कैलकाटा था, कलकत्ता था, ठीक है। अब तो 1974 नहीं सॉरी बच्चे, ठीक है, 1874, ठीक है, 1874। बहुत जगह आप लोगों को गूगल पे या अलग अलग वेबसाइट्स पे मिल जाता है कि नहीं 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 सर ये तो आपका 1854 में था, 1854 था सर, आप गलत पढ़ा रहे हो। नहीं बच्चे मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, 1854 में पहला डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। विक्टोरिया जो रानी थी ना, विक्टोरिया ब्रिटेन वाली, भाई इंडिया जो था उस टाइम गुलाम पे था, ठीक है, गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों के। तो रानी विक्टोरिया के नाम का इंडिया में पहला डाक टिकट बनाया गया था। कौन सा डाक टिकट बनाया गया था, याद रखना, डाक टिकट बनाया गया था पहला वाला 1854 का। लेकिन जो पहला डाकघर बना था ना वो बनाया गया था आपका 1874 के अंदर में, ठीक है बच्चे। नाउ ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, वही है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। Now, what gift did PM नरेंद्र मोदी receive during his Japan visit? अब PM नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान गए थे घूमने के लिए, अभी घूमने के लिए कह लीजिए या फिर किसी भी मतलब डील करने के लिए गए थे, ठीक है। तो 29 और 30 अगस्त को गए थे, 29 और 30 अगस्त को गए थे ये, ठीक है। कहाँ पे गए थे, जापान में, 29 और 29 एंड 30 अगस्त को यहाँ पे गए थे, ठीक है। जब यहाँ पे गए हैं तो इनको एक गिफ्ट दिया गया है वहां पे। उस गिफ्ट का ये आप देख सकते हो, ये उनका गिफ्ट है, ठीक है। उस गिफ्ट का नाम आपको बताना है कि ये गिफ्ट कौन सा है, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं जो कुछ ज्यादा न्यूज में रहे, और खासकर वो चीज जो जापान में है लेकिन भारत से जुड़ी है, भारत से उसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चे। तो देखिए यहाँ पे समुराई तलवार, ठीक है, ओरिगामी क्रेन एंड दारूमा गुड़िया यानी दारूमा डॉल और बॉन्साई ट्री, ठीक है बच्चे। तो दारूमा डॉल ये जो डॉल दिखाई दे रही है ना हाथ में, इनको दारूमा डॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए अब दारूमा डॉल जो ये कौन है आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये हमारे मोदी साहब हैं, ठीक है, ये हमारे मोदी साहब हैं। और इनको जो गुड़िया दे रहे हैं वो कौन है, याद रखिएगा वो कौन है, इनका नाम है रेव। इनका नाम क्या है, रेव, ठीक है, रेव सेशी, इंग्लिश में लिखते हैं ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, रेव सेशी, SEISHI, रेव सेशी हिरोशे, क्या नाम है, हिरोशे, इनका नाम क्या है, हिरोशे। ध्यान से सुनिएगा कहानी को। अब रेव सेशी हिरोशे कौन है, ठीक है, ये प्रीस्ट हैं। ये कौन है, ये प्रीस्ट हैं यानी कि पुजारी हैं। पुजारी किसके हैं, एक मंदिर है, याद रखना एक मंदिर है। कौन सा मंदिर, दारूमा टेम्पल, दारूमा टेम्पल मंदिर है, दारूमा टेम्पल। क्लियर पॉइंट, दारूमा, ठीक है, एक दारूमा टेम्पल है, मंदिर है, ठीक है बच्चे। दारूमा टेम्पल के पुजारी हैं कौन, ये साहब, इनका नाम क्या है, ठीक है, रेव शेख हिरोशे, इनका रेव सेशी हिरोशे इनका नाम है। क्लियर पॉइंट, आपने क्या देख लिया, ठीक है। ये दारूमा जो टेम्पल है, ठीक है, दारूमा टेम्पल है, ठीक है, दारूमा टेम्पल के पुजारी कौन है, रेव सेशी
हिरोसे, रेवशेषी हिरोसे ने नरेंद्र मोदी को क्या दिया है? एक गुड़िया गिफ्ट किया है, डॉल गिफ्ट किया है। उस डॉल का नाम क्या है? दारूमा डॉल। अब सर दारूमा डॉल ही क्यों? तो याद रखना, ठीक है, हमारे कांचीपुरम में क्या है? ये एक कांचीपुरम में 1000 साल पहले, ठीक है, कांचीपुरम में 1000 साल पहले बौद्ध गुरु हुआ करते थे। बौद्ध गुरु हुआ करते थे जो कि बौद्ध की टीचिंग्स को फैलाना चाहते थे, ठीक है। बौद्ध गुरु हुआ करते थे, बोधिसत्व हुआ करते थे, बौद्ध की टीचिंग्स को फैलाना चाहते थे, ठीक है। उनका नाम क्या था? दारूमा। उनका नाम क्या था? दारूमा डैसी। क्या नाम था उनका? दारूमा, ठीक है। उनका नाम क्या था? दारूमा, ठीक है, डैसी उनका नाम था, दारूमा डैसी। कौन थे ये? आपका बौद्ध गुरु थे। कहां के थे? कांचीपुरम से थे। तो 1000 साल पहले वो कहां चले गए थे? जापान चले गए थे। वेंट टू जापान। और जापान में जाकर उन्होंने क्या किया? यहां पे जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने की कोशिश की, बौद्ध धर्म फैलाया, ठीक है बच्चे। तो बौद्ध धर्म इतना ज्यादा फैलाया, वहां के लोगों को इतना ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाई कि वहां के लोगों ने इनको भगवान मानना शुरू कर दिया। तो जो ये आपका, ठीक है, जो दारूमा देशी साहब हैं, दारूमा देशी जो बौद्ध गुरु हैं, इन्हीं के नाम पे एक टेंपल बनाया गया है, दारूमा टेंपल। उस दारूमा टेंपल के प्रीस्ट हैं रेवशेषी हिरोसे, जिन्होंने दारूमा डॉल गिफ्ट किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनके जापान विजिट में, ठीक है बच्चे। चलिए, जापान विजिट के दौरान और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। आगे एक और क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। अभी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि सर से गुड़िया के बारे में आप बता रहे हो, बहुत सारी चीजें बताने के लिए बच्चों, ठीक है, याद रख लेना। 6 महीने, ठीक है। कहा था ना आपको हमारे सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से तुम मुझे 6 महीने दो मेरे साथ, इस तरीके से पढ़ के मैं आपको करंट अफेयर्स में इतना कॉन्फिडेंट कर दूंगा कि आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं बच्चे, ठीक है। सेम एनर्जी के साथ फर्स्ट सेकंड शुरू होता है ना हमारे सेशन का, और एंड सेशन शुरू होगा ना, सेम फ्लो ऑफ एनर्जी रहेगी, सेम चीजें रहेंगी, इसी तरीके से आपको मैं पढ़ाता चलूंगा, ठीक है बच्चे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते क्या, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये गुड़िया की कहानियां हैं सारी। अब अगला सवाल क्या आता है? व्हाट was India's GDP growth rate in quarter financial year 2025-26? देखिए अब यहां पे किसी भी कंट्री की जब ग्रोथ होती है ना, तो उसकी जीडीपी से ग्रोथ नापी जाती है, ठीक है। उसकी जीडीपी से उनकी ग्रोथ नापी जाती है, ठीक है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी जो होता है, हिंदी में इसको सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा जीडीपी रहेगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, इसका मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है मजदूरों को भी उतना ही नौकरी मिली होगी। प्रोडक्शन मजदूरों ने ही किया होगा ना, कंपनियों ने ही किया होगा ना, तो इसका मतलब जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रही है, और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी तो हम लोग फॉरेन में बेच भी सकते हैं, यानी कि फॉरेन डीलिंग भी हो रही है हमारी, हम लोग फॉरेन ट्रेड भी कर पा रहे हैं। तो जीडीपी एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जो ये बताता है कि किसी भी कंट्री की कितनी ग्रोथ हुई है, याद रखेगा, ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट क्वार्टर जो है, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब अभी देखिए 1 अप्रैल से शुरू होता है ना हमारा फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो अप्रैल मई जून, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या होता है? अप्रैल से लेके जून तक जो 3 महीने जो होता है ना, इसको हम लोग क्वार्टरली बोलते हैं, ठीक है। तो जब 3 महीने की जो ग्रोथ रेट है ना, वो 7.8% आई है, ठीक है। कितना आई है? 7.8% ग्रोथ रेट आई है, याद रखना, ठीक है। कितना? 7.8% ग्रोथ रेट आया है, ठीक है, इस बार इंडिया का, ठीक है। यह एस्टिमेशन बहुत ही बड़ा है, ये पॉइंट याद रखना। और आईएमएफ ने कहा है, ठीक है, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसने ये कहा है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है हमारे देश के लिए बच्चों, ठीक है। किसने कहा है? इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, याद रखना, ग्रोइंग इकोनॉमी किसने कहा है यहां पे? तो आईएमएफ ने कहा है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो आप देखेंगे कि ग्रोथ कितना किया? 7.8%। तो सर ये तो 3 महीने का है, क्वार्टरली है, ईयरली भी तो कुछ एस्टिमेशन किया गया होगा ना, ठीक है, बिल्कुल किया गया बच्चे। तो ईयरली किया गया है 6%, क्लियर पॉइंट, 6% ईयरली किया गया है। अब मैं जीडीपी की बात बताता हूं, तो जीडीपी में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो होता है सर्विस सेक्टर का, ठीक है, याद रखना। जीडीपी में सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन होता है? वो होता है सर्विस सेक्टर का, ठीक है बच्चे। तो यहां पे आप देखना, ठीक है, सर्विस सेक्टर जो है ना, सर्विस सेक्टर भारत का कितना कंट्रीब्यूट करता है? 55% से लेकर के
करके 57% तक कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, उसके बाद बीच में आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो आपका करता है तकरीबन 35% से 37% के बीच में। ठीक है, और आपका 17-18% एग्रीकल्चर करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर करता है यानी कि प्राइमरी सेक्टर करता है, याद रखना। ठीक है, एग्रीकल्चर करता है कितना, 17 से 18%। यानी कि जो देश ज्यादा तरक्की कर रहा है ना, डेवलप्ड हो रहा है ना, उसमें सर्विसेज जो है ना, सर्विस सेक्टर जो है ना, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, याद रख लेना। पुराने समय में जब हम आजाद हुए थे उस टाइम की बात करें तो एग्रीकल्चर ज्यादा डेवलप था हमारे देश का, मतलब ज्यादा डेवलप नहीं था, उसमें ज्यादा जीडीपी उसी मतलब एग्रीकल्चर से ही आती थी। और क्यों आती थी भाई, सर्विस सेक्टर था ही नहीं, कोई आईटी सेक्टर थोड़ी था, इतनी कंपनियां थोड़ी थी कि लोग जाके वहां जॉब कर रहे हैं, खेतीबाड़ी में काम करते थे लोग, तो खेतीबाड़ी की जो जीडीपी में परसेंटेज जो थी ज्यादा थी। धीरे धीरे भारत तरक्की करने लग गया तो खेतीबाड़ी में लोगों को कम रुचि होने लगी, लोग शहरों में जाने लगे, लोग शहरों में जाकर काम धंधे करने लगे, अब कंप्यूटर की पढ़ाई करने लगे, एमबीए करने लगे, इंजीनियरिंग करने लगे, तो यहाँ पे खेतीबाड़ी का जो शेयर है ना वो कम होने लग गया और जो आपका सर्विस सेक्टर का शेयर है वो ज्यादा होने लग गया। खेतीबाड़ी कम नहीं होने लगी, उसका शेयर कम होने लग गया परसेंटेज वाइज। खेतीबाड़ी तो बड़ी है भाई साहब बहुत ज्यादा, लेकिन परसेंटेज तो 100 ही है ना। अगर सर्विस सेक्टर परसेंटेज 100% में बढ़ेगा तो डेफिनेटली किसी ना किसी सेक्टर को तो कमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए, which major space mission is the part of ISRO जापान, इसरो एंड जाक्शा कॉर्पोरेशन। याद रखिए, यहां पे जापान में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो यहां उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट किए हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट किए हैं। जिस एग्रीमेंट में सबसे बड़ा एग्रीमेंट है हमारा चंद्रयान 5 का। ठीक है, कौन सा, चंद्रयान 5 का, याद रखिएगा चंद्रयान 5 का। ठीक है, जापान और इसरो, इंडिया का इसरो और जापान का, जापान जाक्शा जो कंपनी है वो, जिस तरीके से हमारे यहाँ इसरो है वहां पे जाक्शा है। ठीक है, तो चंद्रयान 5 बनाने का इन लोगों ने एक मिशन बनाया है। कौन कौन ने, इसरो, ठीक है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जाक्शा, जाक्शा का मतलब क्या होता है, ठीक है, जापान एरोस्पेस, जापान एरोस्पेस, ठीक है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, ये जापान की है, ठीक है, एजेंसी। क्लियर पॉइंट, तो इसको मिला के क्या बन जाता है, ठीक है, जाक्शा बन जाता है। ठीक है, जाक्शा बन जाता है, ये जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्शा। तो इसरो और जाक्शा ने मिलकर के चंद्रयान 5 प्लान किया है, चंद्रयान 5 मिशन लॉन्च किया है, और क्या कहा है कि भैया हम चंद्रयान 5 कब तक, ठीक है, टारगेट क्या है आपका 2027 से लेकर के 28 के बीच में हम लोग क्या कर देंगे, 2027 से लेकर के 28 के बीच में हम लोग क्या लॉन्च करेंगे, चंद्रयान 5 मिशन की तरफ काम करेंगे। ऐसा कहा गया है, रखा गया है पॉइंट। ठीक है, अब होता है कि नहीं होता वो तो बात की बात है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे चंद्रयान 5। अब चंद्रयान 5 बनाने में दो लोगों की मदद लग रही है। ठीक है, एक लग रही है आपके पास इसरो, ठीक है, याद रखना, एक लग रही है इसरो और दूसरा लग रहा है आपके पास जाक्शा। ठीक है, इसरो और जाक्शा, यहां पे आपको अच्छे से बता देता हूं। ठीक है, इसरो प्लस जाक्शा मिलकर काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए दो तरीके के, कोई भी जो, जैसे हमारा चंद्रयान 3 गया था तो उसमें आप लोगों ने दो चीजें सुनी होंगी, एक था लैंडर और एक था रोवर। ठीक है, एक होता है लैंडर, ठीक है, एक होता है लैंडर, ठीक है, और एक होता है रोवर। लैंडर का मतलब क्या होता है बच्चे, जो कि चंद्रयान को मून पर लेके जाएगा, मून पर लेके जाएगा, लैंड करवाएगा, उसको लैंडर बोलते हैं। और वहां जो स्टडी करेगी ना मशीन, उसको रोवर बोलते हैं। ठीक है, उसको रोवर बोलते हैं। तो इसरो क्या बना रहा है, लैंडर बना रहा है, यानी कि वो व्हीकल बना रहा है जो मून तक लेके जाएगा चंद्रयान 5 को। और रोवर कौन बना रहा है, तो जाक्शा बना रहा है रोवर। क्लियर पॉइंट, दोनों मिलकर इस तरीके से काम करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, और ये ऐसा, और इन्होंने नाम क्या रखा हुआ है, लूपेक्स। ठीक है, इन्होंने इस मिशन का नाम क्या रखा हुआ है, लूपेक्स रखा हुआ है। ठीक है, अब लूपेक्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, इन्होंने मिशन का नाम क्या रखा हुआ है, लूपेक्स रखा हुआ है। ठीक है, लूपेक्स, इसका मतलब क्या होता है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, क्या नाम है, लूनर, ठीक है, लूनर पोलर, ठीक है, एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, लूनर रीजन में, ठीक है, लूनर पोल्स वाला जो रीजन है उसमें ये जाएगा, वहां पे जाके देखेगा कि भैया किस किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं हमारे मून के ऊपर, मतलब किस किस तरीके की चीजें हो रही हैं, वो सारा इसको ये स्टडी करेगा जाके, याद रखना। क्लियर पॉइंट, तो जो हमारा मिशन लॉन्च किया गया है चंद्रयान 5, ठीक है, जाक्शा और इसरो ने मिलकर किया हुआ है। ठीक है बच्चे, अब बहुत सारी डिटेल और भी हैं, चलिए ये डिटेल मैं आपको सारी की सारी एक एक करके बताता हूं। ठीक है, यानी कि जापान के साथ और कौन कौन सा डील हम लोगों ने किया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग क्या देखना बच्चे यहाँ पे, ठीक है, कि एक
HR एक्शन प्लान है। HR एक्शन मतलब ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, जापान और भारत ने क्या बोला है कि भैया हम 5 लाख, ठीक है, क्या 5 लाख हम लोग वर्कर्स शेयर करेंगे, ठीक है, वर्कर्स शेयर करेंगे, यानी कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है ये, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है ये YEP, ठीक है। ये इंडिया से जापान भेजे जाएंगे, ठीक है, और जापान से इंडिया भेजे जाएंगे, यानी कि यूथ एक्सचेंज करेंगे हम लोग। एक तो प्रोग्राम आप लोग ये देखना, क्लियर पॉइंट। एक तो प्रोग्राम क्या है, यूथ एक्सचेंज करेगा इंडिया और जापान एक दूसरे के साथ, क्लियर पॉइंट। जिसमें 50 जो 5 लाख हुआ ना, जिसमें 50,000 जो होंगे ना वो स्किल्ड होंगे, यानी कि वेल ट्रेंड होंगे, जो दूसरे देश में जाकर उनके देश वालों को सिखाया करेंगे। तो 50,000 तो ये हो गया, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए दूसरा आप लोग देखना, ठीक है, यहाँ पे ना एक न्यू डिजिटल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसको नाम क्या दिया गया है, ठीक है, डिजिटल पार्टनरशिप 2.0। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 भी हम लोगों ने किया है, किसके साथ, जापान के साथ, डिजिटल पार्टनरशिप 2.0, ठीक है, अभी किया है पार्टनरशिप 2.0। अब 2.0 का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि एक हम पहले जापान के साथ कर चुके हैं, काम चल रहा है, और दूसरा वाला मिशन आपका ये रहने वाला है, ठीक है बच्चे। तीसरा आप लोग देखोगे, क्लीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में भी हम लोगों ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, समझौता किया है, ठीक है। अब क्लीन एनर्जी का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन वाली एनर्जी हो गया, या विंड एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ये सब क्या होती है, क्लीन एनर्जी होती है। तो क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने साथ में काम करने का डिसीजन लिया है, एग्रीमेंट किया है। अब एक ट्रेन का नाम याद रखना है आपको, याद रखना कौन सा, ठीक है, शिंकानसेन, ठीक है, क्या नाम है, शिंकानसेन E10 ट्रेन, ठीक है, क्या नाम है, शिंकानसेन E ट्रेन, ठीक है, शिंकानसेन, ठीक है, E10 जो ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, ये क्या है, एक तरीके की बुलेट ट्रेन है, ये क्या है, ये बुलेट ट्रेन है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इंडियंस को ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है, भारतीयों का क्या चल रहा है, प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ पे, यानी कि ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे गए हैं ना, तो इसी ट्रेन में गए हैं, शिंकानसेन E10 ट्रेन में गए हैं। किनसे मिले हैं, भारतीय मजदूरों से मिले हैं, जो कि वहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं बुलेट ट्रेन बनाने की, याद रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, शिंकानसेन E ट्रेन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है बच्चे। स्पेस वाला मैं आपको बता ही चुका हूं, स्पेस वाला एग्रीमेंट जो है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जाक्सा और इसरो मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। ग्लोबल और रीजनल कोऑपरेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे, यानी कि ये तो चलो जापान और इंडिया की बात हो गई थी, ग्लोबल लेवल पे ये दोनों मिलकर क्या झंडे गाड़ने वाले हैं, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आसियान जो ग्रुप है ना, ठीक है, उसको सपोर्ट करने वाले हैं। दूसरा क्वाड एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, क्वाड एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रख लेना। इसको मालाबार एक्सरसाइज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, मालाबार एक्सरसाइज के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन मिलकर करता है, तो इंडिया करता है, ठीक है, प्लस यूएस करता है, प्लस ऑस्ट्रेलिया करता है, ठीक है, और जापान करता है। तो देखिए जापान और इंडिया इसमें भी आ गए, तो इन्होंने ये भी बातचीत की कि भैया हम स्क्वाड वाली जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, ये चारों देश मिल करके ना प्रैक्टिस करेंगे अपने हथियारों से कि भाई अटैक हो गया तो हम लोगों को कैसे बचना है, दूसरे देश से कैसे लड़ना है, ठीक है बच्चे। तो ये क्वाड के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, FYP विजन के बारे में भी बात करेंगे, मतलब अलग अलग लेवल पे जो इंटरनेशनल मुद्दे चल रहे हैं उन सब के बारे में भी इन लोगों ने बात किया है। बोले हम दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे, मिलकर देखेंगे क्या करना है, ठीक है। दूसरा ग्लोबल इश्यूज पर भी इन लोगों ने बात किया है, यानी कि जैसे कि यूक्रेन और गाजा में युद्ध चल रहा है, आप लोग पता है, ठीक है, पैलेस्टीन जो गाजा हो गया और यूक्रेन रशिया वाला लड़ाई चल रहा है, उसके बारे में भी इन्होंने बात की। बोला कि यार कैसे रोका जाए, बड़ा नुकसान हो रहा है यार, ठीक है, तो इसके बारे में भी बात की इन लोगों ने। उसके बाद इन लोगों ने पहलगाम अटैक, टेरर अटैक के बारे में भी बात की। उसके बाद इन्होंने ये भी बात की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का पक्ष मजबूत कैसे रखा जाए और जापान का पक्ष मजबूत कैसे रखा जाए, दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करती हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये सारा का सारा पॉइंट है बच्चे, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट है यहां पे आप लोगों को मैं लिख के बता देता हूं कि $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, कितना, $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जापान करने वाला है इंडिया में, ठीक है, जापान करने वाला है इंडिया के अंदर में, ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है। अब ये जो $1 बिलियन होगा ना, उसके लिए 10 साल का रोड मैप पहले से ही तैयार है, ठीक है, 10 साल का रोड मैप पहले से ही तैयार कर लिया गया है, यानी कि इंडिया और जापान ने मिलकर अगले 10 साल तक की प्लानिंग कर ली है, ठीक है, कर लिया है, याद रख लेना, ठीक है। और कितना, $68 बिलियन का, यानी कि अगले 10 सालों में $68 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाला है जापान, हमारे प्यारे भारत ने, जिसके लिए 13 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जिसके लिए 13 एग्रीमेंट्स
साइन किए गए हैं। ठीक है बच्चे, 13 एग्रीमेंट। अब 13 एग्रीमेंट में सब कुछ आ जाएगा, डिफेंस आ गया, एनर्जी आ गया, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, एजुकेशन आ गया, मतलब टोटल जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं उन सब में याद रखना, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। 13 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, किसके लिए? जो $68 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाला है जापान भारत के अंदर में। कितने टाइम में करेगा? अगले 10 सालों में कर देगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपका आज का सेशन है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, एनर्जी आप लोगों ने भी दिखाई होगी, और एक एक सवाल आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा, छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाए होंगे। याद रखना, आपके छोटे छोटे नोट्स ही आपके बेहतरीन साथी साबित होने वाले हैं, यानी लास्ट मोमेंट जो होता है एग्जाम का उसमें। ठीक है बच्चे, तो चलिए इसी तरीके से अगले दिन भी फिर मिलेंगे, सेम सेशन लेके आएंगे हम लोग, ठीक है, अलग अलग सवालों के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।